हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले साइंस में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण क्या होता है और वस्तु कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। दूसरी बात, इसको हम दूसरी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो विकिरण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक। और प्रकाश की चाल जो है निर्वात में ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आके गिरती है, ठीक, तो उसका अधिकांश भाग जो होता है वो वापस लौट जाता है। और प्रकाश के इस प्रकार लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई चिकना तल है, अगर इस पर कोई प्रकाश आके गिरती है तो इसका अधिकांश भाग क्या होगा, वापस इसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये एक चिकना तल है M1 M2, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से टकरा के इस माध्यम में पुनः वापस चली जा रही है। जो प्रकाश की किरण चिकने तल पे आके गिरती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो टकराने के पश्चात वापस चली जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद जो हमारा चिकना तल होता है उस पर एक हम लंब खींचेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब। ठीक। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जितना कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को I से दिखाते हैं और इसको R से दिखाते हैं। अब परावर्तन कैसे होता है? परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा तल M1 और M2 है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है ये और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों इसी तल में है ना, एक ही तल में स्थित है। तो ये परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये हम देखेंगे कि जो आपतन कोण I है ये हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अभिलंब से प्रकाश जितने एंगल पे आके गिरेगी उतने ही एंगल से वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण है, ये 30 डिग्री पे आके गिरती है, यहाँ पे अभिलंब से 30 डिग्री पे आके गिरेगी तो ये 30 ही डिग्री पे अभिलंब से वापस लौट के जाएगी। उसके बाद प्रकाश की आत्मनिर्भरता क्या होती है? जैसे अगर हम टार्च को जलाते हैं, एक लोग इधर से जलाएंगे एक लोग इधर से जलाते हैं, तो प्रकाश की किरण जो होती है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, वो अपना सीधे निकल जाती है। जैसे अगर हमने यहाँ से एक टार्च जलाया तो इसकी रोशनी यहाँ से सीधे चली जाएगी, एक यहाँ से जलाएंगे तो यहाँ पे चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जो होती है वो दूसरे प्रकाश की किरण को प्रभावित नहीं करती है। इसी को प्रकाश की आत्मनिर्भरता कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चल के परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पे जाके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक दर्पण है, ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जा रही है और परावर्तन के पश्चात लौट के आ गई। ठीक। दूसरी यहाँ से जा रही है, यहाँ से, तो हम देख रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात, ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, नहीं, हमने क्या होता है परावर्तन के पश्चात जहाँ पे कटेगी वहाँ पे प्रतिबिंब उसे कहते हैं। अब देखना परावर्तन के पश्चात यहाँ पे आके कट रहा है, यहाँ पे, तो इस बिंदु पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब, और इस बिंदु को पहले बिंदु के सापेक्ष क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब में दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक अवास्तविक या आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि जो प्रकाश की किरणें वास्तव में जाके मिल जाती हैं, वास्तव में आपस में कट करेंगी
तो वहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर यही प्रकाश की किरणें मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम जानेंगे सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, वह दर्पण जो किसी खोखले गोले से काट के बनाया गया हो गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अब अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अब हम देख रहे हैं ये खोखला गोला है। ठीक है, ये खोखला गोला है, हमने यहाँ से काट के एक गोलीय दर्पण निकाला। अगर हम इसके जो उभरा हुआ तल है इसके बाहरी तरफ अगर हम लोग क्या करते हैं, कलाई बोलते हैं उसको, ठीक है, या सिंपल भाषा में बोल दें हम पेंट। ठीक है, अगर हम इसके उभरी हुई भाग पे पेंट करते हैं तो यह जो होगा अवतल दर्पण कहलाता है। अगर हम इसी पे ये अंदर वाला भाग है इस पे पेंट कर दें या कलाई कर दें तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, ये उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक, अब गोलीय दर्पण से कुछ परिभाषाएं होते हैं, जैसे कि केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है उस दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ये एक गोला है, ठीक है, इसका केंद्र कहाँ है ये, ठीक है, यही जो केंद्र है इससे जो है दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो यहाँ से डिस्टेंस होगी उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं और ये जो बिंदु है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। अब जो वक्रता केंद्र है, ठीक है, और उस गोले की जो दूरी है यानी त्रिज्या, जिस गोले से काट करके दर्पण को बनाया गया है जितनी उसकी त्रिज्या होती है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, और ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे ये हमारा दर्पण के ये दर्पण है, हमने यहाँ से यहाँ तक एक दर्पण काट लिया। अब हम देख रहे हैं इसका मध्य बिंदु ये है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं हम लोग। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, जो ध्रुव था और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो वक्रता केंद्र ये ध्रुव है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे बोला कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, जो परावर्तक तल का व्यास होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। जैसे ये क्या है, ये इतना क्या है, यही जो है M1 और M2 ये क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी वो दर्पण का क्या कहलाता है, वो दर्पण का फोकस कहलाता है। फोकस बोले या मुख्य फोकस हो तो उसका मतलब एक ही है। तो मान लेते हैं कि समांतर ये जो है मुख्य अक्ष, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी वो बिंदु जो है वो मुख्य फोकस कहलाता है। आगे फोकस दूरी क्या होती है, अब ध्रुव और जहाँ यानी फोकस बिंदु जो है उसके बीच की दूरी क्या होगी, वो फोकस दूरी कहलाती है। फोकस तल क्या होता है, वह तल जिससे मुख्य फोकस होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबरूप होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे फोकस है, ठीक है, कोई एक तल जो फोकस से होकर जा रहा है, इस तल को हम क्या बोल देंगे, फोकस तल बोल देते हैं। यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब और यहाँ से ये यहाँ की डिस्टेंस जो होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम लोग R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। ठीक, अब हम एक यहाँ से रिलेशन देखते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, या फिर R जो होता है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। अब आगे देखते हैं संयुग्मी फोकस क्या होता है। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु दूसरे बिंदु पे बनता है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष है, अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु रख रहे हैं, अगर उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसी वस्तु को यहाँ पे रख दें तो उसका प्रतिबिंब इस बिंदु पे बने, पहले वाले बिंदु पे, तो ये क्या कहलाएंगे, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं या संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं।
और ये किस में केवल पॉसिबल होता है, ये केवल अवतल दर्पण में ही पॉसिबल होता है। ये हाईलाइट पॉइंट है, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये जो होता है केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं होता है। ठीक, अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति ज्ञात करना। अब प्रतिबिंब बनता कैसे है, उसके पहले 3 नियम हैं। ठीक है, ये तीनों नियम हमको पहले याद होने चाहिए। पहला, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से या तो होकर जाती है या मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर अवतल दर्पण है, ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रकाश की किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है। लेकिन अगर यही अवतल दर्पण है तो क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ पे जाएगी और फोकस जो होता है अवतल दर्पण का इस साइड होगा, जबकि प्रकाश जो है वो परावर्तन के पश्चात वापस लौट जा रही है। तो यही हम कहते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरण जो है वो आती हुई प्रतीत हो रही है फोकस से। ठीक, अवतल दर्पण में जो होता है वो जाएगी हमेशा, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उससे आती हुई प्रतीत होती है। आगे दूसरा नियम है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। जैसे यहाँ पे एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, यहाँ से परावर्तन हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य फोकस के समांतर हो गई। ठीक, और अगर यही उत्तल दर्पण है तो प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ये परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, यहाँ से परावर्तित हो जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। आगे तीसरा नियम है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पे लौट आती है। मतलब अगर प्रकाश की किरण इस रास्ते से जा रही है तो इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। जैसे ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, यहाँ से परावर्तन हो गया तो ये इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम घर पे कर सकते हैं। जैसे अगर हम टार्च को लिए हैं, टार्च को परपेंडिकुलर किसी चिकने तल पर गिराएंगे तो प्रकाश की सीधे जाएगी और सीधे वापस हमारी तरफ चली आएगी। अगर उसी टार्च को अगर हम किसी एंगल पे डालते हैं तो प्रकाश की किरण होगी वो किसी एंगल पे जाके गिरेगी। तो यहाँ से वही बात है कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पे लौट आती है। अब हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे बोला कि वस्तु अगर अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी और साइज कैसा होगा, तो ये हम एक एक करके बना के उसके बाद तब सीखेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला, जब वस्तु जो है कहाँ पे रखी हो, अनंत पे। बिंब मतलब ही वस्तु होता है। ठीक है, अगर वस्तु जो है अनंत पे रखी है तो अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं हम, अगर वस्तु अनंत पे रखी है, अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो हमें समांतर आती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ से प्रकाश की किरण एक जा रही है समांतर, क्या होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम यही था ना कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पे जो है अनंत पे अगर वस्तु रखी है तो वहाँ से अगर प्रकाश की किरण आएगी तो वो सभी जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रतीत होंगी। तो यहाँ से फिर दूसरे प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो जो परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें कहाँ पे कट कर रही हैं, फोकस पे कट कर रही हैं। तो अब हम फोकस पे देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम बोलेंगे कि अगर वस्तु अनंत पे रखी है, ठीक, अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और फोकस पे बनेगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। पहला, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वस्तु की लंबाई है, यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई है, ये छोटा है, यानी जो है प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, छोटा होगा। और प्रकाश की किरण जो है वास्तव में आके मिल रही हैं, ठीक है, तो वास्तविक होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए बोला कि अगर वस्तु अनंत पे रखा है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। अभी हमने बना के दिखाया। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, ये भी बताया मैंने, छोटा होगा, यानी बिंदु की तरह होगा एक, और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखते हैं अगला बोला है
कि जब वक्रता केंद्र से परे यानी थोड़ी दूरी पे हो, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आइए बना के दिखाते हैं। ये हमारा है वक्रता केंद्र और ये है अनंत, इधर हम मान लेते हैं अनंत है, ठीक है। तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। अब प्रतिबिंब बनने के 3 नियम थे, हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 नियम को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। अब हमको 2 नियम को लेना पड़ता है, ठीक। पहला नियम लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से लौट जाती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण है जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौट गई, ठीक। दूसरा नियम था, तीसरा नियम लगाते हैं। बोला था कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में पुनः उसी रास्ते पे पुनः लौट जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं परावर्तन के पश्चात यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक, ए डैश पे। कहाँ पे यहाँ पे कट कर रहा है, ये ए डैश है, ठीक है। अब हमने बोला था 3 नियम है, मैं दूसरे को भी यूज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था प्रकाश की किरण क्या है, अगर प्रकाश की किरण जो है मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर वो वाला लगाएंगे तब भी यहीं पे ही कट करेगा, तो भी प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब में क्या है, ये लंबाई और ये लंबाई देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, छोटा है, ठीक। अगर हमसे बोले कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, छोटी होगी वस्तु से या बड़ी होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई से छोटी होगी। और अगर उसकी प्रकृति के बारे में पूछे तो ये क्या लिख रहा है, ये वास्तव में आके मिल रही है, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक मिल बनेगा और उल्टा बनेगा। देख रहे हैं ना, ये उल्टा बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ बनता तो सीधा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम तो बोले कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। अगर वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखा है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पे बनेगा, ठीक। और हमेशा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। समझ में आया। देखिए यहाँ पे चार्ट में बोला है कि अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है तो कहाँ पे बन रहा है, फोकस तथा केंद्र के बीच में वस्तु बनेगा और छोटा बन रहा है, और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। अगला बोल रहा है कि अगर वस्तु जो है वो केंद्र पर रखी है तो, अगला बोल रहा है कि अगर वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर रखी है तो, ठीक है। मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ पे वस्तु रखी है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से वापस आती है। यहाँ से मुख्य फोकस से वापस आ गई। दूसरा नियम लगाते हैं कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात दोनों किरण, ये नहीं कि यहाँ पे भी कट कर रहा है। हमने बताया था कि परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे परावर्तन तो हुआ नहीं है फिर भी कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे कट करती है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तन देखो यहाँ भी हो गया, इसका परावर्तन यहाँ से आया तो परावर्तन के पश्चात यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र के ही बिंदु पे बन रहा है, ठीक है। अगर हमसे कोई बोले कि वक्रता केंद्र पे रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, और लंबाई जो होती है वो बराबर लंबाई का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बोला अगर वक्रता केंद्र पर रखा है, ठीक, तो वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और लंबाई क्या होगी, सेम होगी, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर हमसे कोई बोले कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखा है तो कहाँ पे बनेगा, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे बोला है वस्तु को अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से हम लगाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से वापस लौट आई यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट के आएगी, तो लौट के आके यहाँ पे कट कर रही है, ठीक। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो ये वक्रता केंद्र इधर क्या है, अनंत। अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा,
और प्रतिबिंब जो है वो देखिए यहाँ पे वस्तु की लंबाई छोटी है, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है, तो जो है वो क्या बनेगा, बड़ी बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है और वो भी उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा और वास्तविक बनता है। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि वस्तु यहाँ पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, आरेख द्वारा समझाइए या फिर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि वो कहाँ पे बनता है, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। अगला दिया हुआ है कि वस्तु अगर फोकस पे रखी है तो, ठीक है, वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य फोकस से वापस लौट के आ जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात जाएगी प्रकाश की किरण और वक्रता केंद्र से तुरंत वापस लौट के आ जाएगी। और हम देख रहे हैं ये दो जो रेखाएं हैं वो आपस में क्या हैं, समांतर हैं, तो ये दूसरे को कभी नहीं कट करेंगे। अगर ये दोनों परस्पर समांतर जा रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि वो अनंत पे जाके मिलेंगी। ठीक है, तो अगर वस्तु जो है वो फोकस पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनेगा। ठीक है, आगे बोल रहा अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है तो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ से हम देखते हैं ये फोकस है, ये ध्रुव है, यहाँ पे हमने एक वस्तु को रख दिया। ठीक, अब हम यहाँ से लगाते हैं जो एक प्रकाश की किरण है ये क्या हो रही है, यहाँ से जा रही है और वक्रता केंद्र से वापस आ जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण जो है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये फोकस से होकर वापस आएगी। उसके बाद अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो जाके वो कहाँ पे बनेगा, दर्पण के इस साइड बन रहा है। ठीक है, यानी दर्पण के पीछे और वस्तु से लंबा, और वास्तव में देखिए प्रकाश की किरण वास्तव में नहीं मिल रही है, हम मिलती हुई मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ तक अभी तक हमने बना कि अगर अवतल दर्पण है तो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो इन टॉपिक पे हमने बात किया। अब हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण से क्या ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण है, अगर वस्तु जो है अनंत पे रखी है तो फोकस एफ पर दर्पण के पीछे अत्यंत छोटा और आभासी तथा सीधा बनेगा। अगर यही चीज़ अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी है तो पी और यानी ध्रुव और एफ के बीच में दर्पण के पीछे छोटा, आभासी तथा सीधा बनेगा। देखते हैं अगला है कि अगर वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हुई है तो, और ये उत्तर दर्पण के केस में है, तो वस्तु जो है वो प्रकाश की किरण यहाँ से आई और टकरा करके क्या हो गई, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, पहला। दूसरा, वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं परावर्तन के पश्चात जो है यहाँ पे करते हुई हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अगर हम लोग यहाँ पे प्रतीत हुई मान रहे हैं, ठीक है, ये वास्तव में नहीं कट कर रहा है कहीं पे, लेकिन हम लोग मान रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर हमसे बोले अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, हमेशा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक, आगे अगर यही वस्तु जो है अनंत पे रखी है तो अनंत सभी प्रकाश की किरणें समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो समांतर के पश्चात जो है वो मुख्य फोकस से, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं ये वाली प्रकाश की किरण गई, आती हुई प्रतीत हो रही है इधर, और ये जो है मुख्य फोकस पे कट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उत्तल दर्पण के केस में वस्तु जो है अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पे बनेगा और अत्यंत छोटा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उससे संबंधित एक फार्मूला। जैसे हमने बताया था ये कोई फिगर है, तो जो वस्तु रखी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं यू, यानी ये प्रतिबिंब की स्थिति यू। ठीक, और जो प्रतिबिंब बनेगा उसको ध्रुव से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होगी वो उसको दिखाते हैं वी, और ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दिखाते हैं एफ, जिसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यह है प्रतिबिंब की स्थिति और यह है यू, वस्तु की स्थिति, कि ध्रुव से कितनी दूरी पे जो वस्तु रखा है, कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो इससे संबंधित एक फार्मूला है। इससे पूछेगा कि दो चीज़ का मान दे दिया जाएगा और पूछेगा तीसरे का मान ज्ञात कीजिए, या सीधे बोलेगा कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध क्या है। तो ये होता है 1/u + 1/v = 1/f होता है।
ठीक, एक चीज़ और बात करेंगे यहाँ पे हम, मुख्य अक्ष के अगर ऊपर जितनी भी दूरियां नापेंगे वो प्लस में ली जाएंगी, और जितनी दूरियां नीचे नापेंगे वो माइनस में ली जाएंगी, और मूल बिंदु के इधर जितनी दूरियां नापते हैं वो सब प्लस में ली जाएंगी। अगर वस्तु जो है वो इधर है सभी तो निगेटिव में नापी जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो ये जो है यू है, तो ये जो ये क्या होगा, इसकी दूरी जो है यहाँ पे माइनस में रखी जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है। अब हमने देखा था कि वस्तु जो बनता है उसका प्रतिबिंब बनता है, उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। कहने का मतलब ये है कि ये जो लंबाई नापेंगे ये मुख्य अक्ष के लंबवत नापेंगे, ये दूरी नापेंगे और ये लंबाई नापेंगे, तो इन दोनों के लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आगे यहाँ से रेखीय आवर्धन का एक फार्मूला होता है यम। ठीक है, एच डैश बट्टे एच, एच डैश जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है और एच जो है वो वस्तु की लंबाई है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं माइनस वी अपान यू। ये जो है सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग लगाते हैं, तो ये क्या होगा, रेखीय आवर्धन है। और रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन इससे संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। सबसे पहले जानेंगे कि किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं। वे पदार्थ जो कि पारदर्शी होते हैं, एक ओर से दूसरी तरफ दिखाई देते हैं, तो वो उनका प्रयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। जल जो है वो पारदर्शी होता है, प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है, ठीक है, कुछ प्लास्टिक होते हैं सभी नहीं, और कांच भी जो होता है वो पारदर्शी होता है। मिट्टी कभी भी पारदर्शी नहीं होता है, अतः विकल्प नंबर डी होगा। मिट्टी का प्रयोग जो है वो दर्पण बनाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक, क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मिट्टी जो है वो अपारदर्शी है, इसीलिए। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोला है कि बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु जो है की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। हमने बताया था कि अगर एक उत्तल दर्पण था और हमने बताया था कि अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनता था, आभासी प्रतिबिंब बनता था। यहाँ पे आभासी बोला, वस्तु उससे क्या बनता था, बड़ा बनता था। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी। कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। बोला किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो ये जो होगी वो ध्रुव तथा फोकस के बीच में होगी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश 2019-17 में पूछा गया सवाल। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। बोला संयुग्मी फोकस संभव है केवल। हमने बताया संयुग्मी फोकस क्या होता है कि वे दो पॉइंट जिस पे अगर हम वस्तु की स्थिति को बदल दे तो प्रतिबिंब जो है उन्हीं दो बिंदु पे बनता है। तो ये केवल और केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं होता है, ये मैंने वहाँ पे बताया था। ठीक, आगे चलते हैं। फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। हमने बताया था फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक, अभी हमने बताया कि जो है फोकस दूरी बराबर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या बट्टे 2, और वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है 12, तो बट्टे 2 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, फोकस दूरी जो है वो क्या आएगी, माइनस में आएगी क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ध्रुव के इस साइड होती है, और वक्रता त्रिज्या आर है, तो यहाँ पे आर का मान जो हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 सेंटीमीटर यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो होती है क्या फोकस होती है वो ध्रुव के बाईं तरफ होती है। ठीक, इसीलिए। आगे चलते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो पूछा आर बराबर 2F, तो 2 × 10
यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है इसीलिए इसका जो है वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी। विकल्प नंबर डी। आगे चलते हैं। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक, फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोला है कि वस्तु यानी जो है इसका वक्रता केंद्र कितना आएगा, इसका दुगना हो जाएगा यानी 20। और देखिए यहाँ पे वस्तु रखी है और हमको पता है अगर वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखी है तो वो कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से फोकस दूरी कितना दिया 10, तो इसकी वक्रता केंद्र कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और जो वस्तु रखा वो भी ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इसका मतलब वस्तु जो वक्रता केंद्र पर रखा है तो वस्तु जो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।